एट दिस पॉइंट मैं तुम लोगों से कमेंट्स में जानना चाहूंगा कि भाई हम क्या एक्चुअल में सीजन 5 फिनाले देख रहे हैं, बिकॉज इट डजंट सीम टू मी। क्योंकि ये वाला एपिसोड भी पिछले एपिसोड की तरह ही काइंड ऑफ फिलर सा ही फील हुआ। हाँ, यहाँ पे बहुत सारी चीजें माइनर तरीके से प्लॉट के तरीके से सेटअप करी गई हैं, एंड कुछ कुछ कह लो हमको थोड़ा मेजर प्लॉट ट्विस्ट भी देखने को मिला। बट लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, इस पूरे एपिसोड को लेके कहा जा रहा था कि जिन भी लोगों ने बेसिकली अर्ली एपिसोड्स को देख लिया था, अपार्ट फ्रॉम एपिसोड 8 वो अभी तक किसी को नहीं दिखाया गया, सबके हिसाब से दिस वाज द बेस्ट एपिसोड ऑफ ऑल ऑफ द 7 विच दे हैव सीन। एंड अगर इसको तुम सही में बेस्ट बोल रहे हो देन आई डोंट नो हाउ, एक्सेप्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इसमें हमको काफी सारे कैमियोज देखने को मिले एंड एक काइंड ऑफ छोटी मोटी डेथ देखने को मिली। खैर, सबके ऊपर एक एक करके बात करेंगे क्योंकि ये वाला एपिसोड भी उसी तरीके से चलता है। लाइक जेन्युइनली ये चीज एक्चुअली हमको एपिसोड की शुरुआत में ही हिंट कर दी गई थी कि दिस एपिसोड 5 वाज नेवर अबाउट द बॉयज, इट वाज एक्चुअली अबाउट अदर कैरेक्टर्स। एंड इसी वजह से हमको अलग अलग कैरेक्टर कार्ड्स भी देखने को मिले रादर देन जो मेन टाइटल कार्ड हमेशा से आता था यानी द बॉयज का। एंड इसी वजह से आते हैं सबसे पहले टाइटल कार्ड पे विच वाज फायर क्रैकर। अब देखो, फायर क्रैकर को लेके यहाँ पे हमको काफी सारी चीजें बताई गई एंड इस पूरे एपिसोड की शुरुआत भी उसी से होती है। हम देखते हैं कि असल में जो पिछले एपिसोड के लास्ट में पूरा डेमोक्रेटिक चर्च ऑफ अमेरिका का सेटअप किया जा रहा था, उसको लेके काफी सारे जो ग्रोथ है वो बताई जा रही थी बाय ओ फादर। एंड इसमें अपने होमलैंडर को एक दिक्कत थी, वो एक्चुअली अपने फायर क्रैकर ने जो उसको सर्वेंट या फिर बोल लो प्रॉफिट का नाम दिया था वो उसको पसंद नहीं आया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम प्रॉफिट्स आर सर्वेंट्स। एंड ये चीज अपने इंडिया में म्यूट कर दी थी एंड आई डोंट नो व्हाई, सेंसर बोर्ड फक यू। खैर, यहाँ पे अपने होमलैंडर के हिसाब से उसको अपने टाइटल को लेके जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए था। ही वांटेड हिमसेल्फ टू बी अ गॉड, अ सिंगल गॉड रादर देन अ मैसेंजर ऑफ गॉड या फिर अ सन ऑफ द गॉड। एंड ये चीज इसी वजह से वो काफी क्लियरली पूरी मीटिंग में रखता भी है, जिसको लेके अपनी सिस्टर सेज एंड इवन सोल्जर बॉय भी बहुत ज्यादा अग्री नहीं कर रहे थे। बट खैर, यहाँ पे जैसे ही अपनी जो फायर क्रैकर है शी शोज हिम द होमलैंडर बाइबल, यानी एक ऐसी बाइबल जो पुराने टेस्टामेंट्स और न्यू टेस्टामेंट्स दोनों को मिक्स करके होमलैंडर की पीओवी से प्रेजेंट करती है। होमलैंडर काइंड ऑफ मान जाता है एंड कहीं ना कहीं यहीं से हम फायर क्रैकर वर्सेस ओ फादर की सटल कन्फ्लिक्ट को भी नोटिस कर पाते हैं। बट ये पूरी चीज ना तब काफी ज्यादा ट्विस्टेड हो जाती है जब उस पर अचानक से एक रैंडम नंबर से कॉल आता है एंड वी रियलाइज कि ये कॉल किसी एक पैस्टर का था जिसका नाम रेवरेंड है। एंड यहाँ पे हमको धीमे धीमे समझ आता है कि जो रेवरेंड है ही वॉज द पर्सन जिसने पूरी फायर क्रैकर को बचपन में बैप्टाइज किया था एंड उसको पाला पोसा था। एंड यहाँ पे बेसिकली हमको समझ आता है कि ये जो पूरे डेमोक्रेटिक चर्च ऑफ अमेरिका वाला जो पूरा कंसेप्ट है ये असल में एक मेंबरशिप जैसा है, यानी ये सारे लोग जितने भी अमेरिका में चर्चेज हैं उनको फोर्सफुली कन्वर्ट करके होमलैंडर को भगवान की तरह मानने के लिए फोर्स कर रहे थे। एंड इसी वजह से रेवरेंड यहाँ पे आता भी है कि किस तरीके से एक प्रेइंग मैंटिस नाम का जो सुपर हीरो है वो उनके चर्च की जो पूरी स्टैचू थी मदर मैरी की उसको डिस्ट्रॉय कर गया था एज अ वार्निंग कि ये लोग भी होमलैंडर की चर्च को ज्वाइन कर ले। एंड इसका प्रोसेस तो काफी ज्यादा सिंपल था कि तुम फीस पे करो एंड हमारे मेंबर बन जाओ, जिसको लेके ऑब्वियसली रेवरेंड के लिए ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं थे। एंड इसी पूरी चीज को लेके वो फायर क्रैकर को समझाता है कि यार तू तो उसकी राइट हैंड है, तू तो कुछ कर सकती है। बट रियलिटी हम जानते ही हैं कि फायर क्रैकर किस तरीके से होमलैंडर के थ्रू इग्नोर हो रही थी। एंड इसी पूरी चीज को हम अगले सीन में भी कैरी ऑन होते हुए देखते हैं, बिकॉज व्हेन फायर क्रैकर वाज गेटिंग क्रैक्ड बाय सोल्जर बॉय शी सेज कि कैसे जो पूरे होमलैंडर वाला गॉड का कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं उसको जम नहीं रहा है। एंड इवन सोल्जर बॉय भी उस पूरी बात से एग्री करता है। बट हमने इवेंचुअली देखा ही कि भाई सोल्जर बॉय एक थाली का बैग नहीं है। खैर, इसी पूरी चीज के दौरान हमको पता चलता है कि जो सोल्जर बॉय है वो एलए जाने के प्लान में है एंड वो क्यों वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट खैर, यहाँ पे अचानक से उसके पास पूरी न्यूज आती है कि जो प्रेइंग मैंटिस है वो वापस से सारे लोगों पे अटैक कर चुका है, यानी उन चर्चेस पे जो लोग होमलैंडर वाले चर्च को ज्वाइन नहीं कर रहे थे। एंड इसी पूरी चीज को लेके उसको न्यूज में प्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है। एंड यहाँ पे हम फायर क्रैकर का एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे वो होमलैंडर के सामने एक जिसको कहते हैं ना अटेंशन वाली बात, वो पूरी चीज लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, फिर भले ही उसको अपने पर्सनल रिलेशन भी सैक्रिफाइस क्यों ना करने पड़े। एंड ये चीज वो यहाँ पे करती भी है जब वो इवन अपने होम चर्च यानी जो रेवरेंड वाला चर्च था उसको स्टार लाइटर्स का अड्डा बोल देती है, यानी एक टेररिस्ट का अड्डा। यानी यहाँ पे मोटिव सिंपल हो चुका था, फायर क्रैकर को अब बस होमलैंडर का प्यार चाहिए था, यानी जिस तरीके से वो उसको सीजन 4 में देखा करता था। एंड इवन होमलैंडर के चर्च का भी सिंगल मोटिव है कि अब होमलैंडर ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। एंड अगर तुम हमसे नहीं जुड़े देन डेफिनेटली you will either be destroyed or will be categorized as terrorist, क्योंकि स्टार लाइटर्स को भी
इन्होंने वही घोषित कर रखा था। एंड इवन इसके बाद हम ओ फादर को देखते हैं, जो कि एक्चुअली काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था कि वो होमलैंडर के कमरे में था एंड वो उसके दूध की बॉटल्स को सॉर्ट आउट कर रहा था, क्योंकि वो बताता है कि कैसे जो इस पूरे चर्च के फॉलोअर्स हैं उनमें से काफी लोगों ने अपना डोनेशन एज अ मिल्क होमलैंडर को दिया है। एंड हम वापस से इन दोनों के बीच में एक सटल कन्फ्लिक्ट देख पाते हैं, क्योंकि दोनों को कहीं ना कहीं होमलैंडर का अटेंशन चाहिए था एंड उनका राइट हैंड मैन बनना था। तो हाँ, फायर क्रैकर का जो ये पूरा हमको स्टोरी आर्क काइंड ऑफ दिखाया गया है, दिस वाज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, क्योंकि इवन इस एपिसोड में फायर क्रैकर को लेके कंक्लूजन भी मिला, तो काइंड ऑफ ये पूरी चीज सेंस बनाती है। बट देन हम आते हैं ब्लैक नॉयर पे कि क्यों वो इतना ज्यादा स्ट्रेंज एक्ट कर रहा था एंड क्यों हमारी जो सारी थ्योरीज थी वो गलत हो गई। वेल, यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि जब वो पूरी मीटिंग चल रही थी तो जो अपना सोल्जर बॉय है वो डीप पे काफी ज्यादा मजे ले रहा था, बट तभी वहाँ पे होमलैंडर उसको इंटरप्ट कर देता है कि भाई ये मेरे को स्टैन एडगर ला के दिया है तो इसके ज्यादा मजे मत ले। एंड इस पूरी चीज को लेके ऑब्वियसली ब्लैक नॉयर काफी ज्यादा गुस्सा था एंड वो चीज हमने स्क्रीन पे भी देखी, बिकॉज एज ऑडियंस हम सब जानते हैं कि ब्लैक नॉयर ही पूरे स्टैन एडगर को लाने के पीछे था, वो तो अपने डीप ने क्रेडिट चुरा लिया। एंड देन वी सी कि क्यों जो ब्लैक नॉयर था वो हमेशा दोपहर में गायब रहता था, जिसको डीप बता रहा था, क्योंकि असल में इन दिस होल आफ्टरनून टाइम वो अपने एक्टर वाली जॉब को परस्यू करता था विद नन अदर देन एडम, जिसकी मदद से बेसिकली अपने बुचर ने गंदे तरीके से गड्ढा खोदा था। सो यप, यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे इन दोनों का जो प्ले है वो बेसिकली अभी काफी अच्छे तरीके से फंड नहीं किया जा रहा है एंड इवन बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम नहीं है। एंड इसी पूरी चीज को लेके जब अपना एडम बेसिकली नॉयर को या फिर जो अपना असली कैरेक्टर है यानी जस्टिन उसको सही से एक्टिंग करने को बोलता है, जस्टिन ओपन्स अप कि कैसे वो इस पूरी चीज को एक पर्सनल तरीके से ले रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सामने वाला कैरेक्टर है वो उसी के बेस्ट फ्रेंड यानी वो जिसको भाई मानता था उसके जैसा है। यानी यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि ये जो पूरी बात है ये डीप के बारे में हो रही थी कि कैसे वो उसको बड़ा भाई मानता था बट स्टिल उसने अपने ईगो के चलते, अपने अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के चलते उसको धोखा दे दिया। एंड सेम चीज कहीं ना कहीं एडम भी अपनी पूरी चीज को लेके ओपन होता है, क्योंकि उसके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा एक्सपीरियंस उसको डीप के साथ मिला था। अब देखो यहाँ पे अपने जस्टिन ने ऑब्वियसली बहुत क्लियरली नहीं बताया था कि वो कैरेक्टर डीप है, बिकॉज ऑब्वियसली एडम को भी नहीं पता कि जो उसके सामने खड़ा है वो ब्लैक नॉयर है। बट एडम क्लियरली ओपन्स अप कि उसका जब डॉन ऑफ द सेवन की मूवी बन रही थी तब थ्रू आउट द टाइम डीप ने उसको काफी ज्यादा नीचा दिखाया। एंड ऐसे में एडम और इवन जो जस्टिन है उनके बीच में एक रिकंसिलिएशन टाइप का होता है। अब से ऐसे लोग जो भी उनको नीचा दिखाएंगे वो उनको सीधे के सीधे उनकी औकात दिखाने वाले हैं। एंड सेम चीज हम आगे चल के देखते भी हैं, क्योंकि जब अपना ओ फादर फाइनली मैन हैंडल के पॉडकास्ट पे आता है वहां पे हम देखते हैं कि जो अपना डीप है वो ओ फादर की हेल्प से होमलैंडर की पूरी जो गॉड वाली इमेज है उसको अपने पॉडकास्ट पे लाना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पे फाइनली ब्लैक नॉयर उसकी पूरी काले चिट्टे खोल देता है कि कैसे वो सारे के सारे सुपर हीरोज, फिर भले ही अपनी सेज हो, फिर भले ही अपनी स्टारलाइट हो या फिर इवन ब्लैक नॉयर हो, उसका इस्तेमाल करता है खुद को ऊपर उठाने में। एंड ऐसे में वो उससे बेटर आइडिया देता है कि क्यों ना जब ईस्टर के दिन ये सारी चीज करी जाएगी तो उस दिन बेसिकली इसके साथ यशु वाला सीन कर दिया जाए। यानी सिंपल लॉजिक ये है कि क्योंकि ब्लैक नॉयर कभी बोल नहीं पाता था तो जब उसने होमलैंडर पे फेथ दिखाया वो बोलने लगा एंड देन इवेंचुअली वो उड़ने भी लगा ड्यू टू द फेथ इन होमलैंडर। एंड एक्चुअली अपना जो ओ फादर था ये इस पूरी चीज से काफी ज्यादा इंप्रेस था अबाउट दिस होल आइडिया ऑफ फेथ टर्निंग इनटू बैक लाइफ। तो हाँ, यहाँ पे क्योंकि डीप ने नोटिस कर लिया था कि जो नॉयर है वो उसको नीचे दिखा रहा है, वो उसका पीछा करता है एंड रियलाइज करता है कि ये थ्रू आउट द टाइम एडम से मिला करता था फॉर हिज एक्टिंग जॉब। एंड जब यहाँ पे दोनों गुड न्यूज शेयर करते हैं कि फाइनली इनको फंडिंग मिल गई है, अब ये ब्रॉडवे में अपना शो कर सकते हैं, डीप अपने काली करतूतों के चलते एक ईल को टॉयलेट में भेज देता है जो कि एडम के पिछवाड़े को खा के उसको मार देती है। एंड यहाँ पे काइंड ऑफ एडम ही नहीं मरा बल्कि इवन अपने जस्टिन यानी जो ब्लैक नॉयर है उसका एक्टर बनने का भी ड्रीम मर गया था। एंड इसी पूरी चीज को लेके जब वो अपने डीप से कन्फ्रंट करता है, डीप वॉज नथिंग बट एंजॉइंग, क्योंकि हम यहाँ पे क्लियरली उसके फेस में जीरो रिग्रेट देख पाते हैं। एंड एक्चुअली दिस मेड मी हेट डीप मोर, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ हमें लगता था कि डीप धीमे धीमे सुधर रहा है, आगे आने वाले सीजन में उसने हद ही मचा दी थी एंड अब तो भाई क्लियर हो गया इसको बुरी से बुरी मौत दो। सो अब यहीं पे अपने पूरे ब्लैक नॉयर वाला आर्क भी खत्म हो गया। एंड ये जो पूरी चीज थी ये ओकेश से थी, मतलब हाँ हमको थोड़ा बहुत ब्लैक नॉयर का पीओवी पता चला बट इट डजंट ऐड मच टू द स्टोरी। बस हाँ, इन्होंने ये चीज जरूर सेटअप कर दी है कि आगे चल के इन दोनों के बीच में बहुत भयंकर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, जिसमें मेरा गेस तो यही है कि जब इनकी लड़ाई होगी तो डीप ब्लैक नॉयर को मार देगा, क्योंकि डीप के लिए एक स्पेशल मौत अभी भी मैं कह रहा हूँ सजा के रखी हुई है, विच ऑब्वियसली मे बी बाय नन अदर देन एनी हरसेल्फ। तो हाँ, दैट वाज ऑल अबाउट ब्लैक नॉयर स्टोरी।
बट देन आता है पूरे एपिसोड का वन ऑफ द फनीएस्ट स्टोरी आर्क, यानी अबाउट टेरर। अब देखो, हम सब जानते हैं कि थ्रू आउट द ऑल द सीजन्स टेरर काफ़ी ज़्यादा साइड कैरेक्टर रहा है, एंड दिस इज़ द सीजन 5 जहाँ पे उसको थोड़ी बहुत लाइमलाइट मिलनी शुरू हुई है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्चुअली वो काफ़ी ठरकी कुत्ता है इन टर्म्स ऑफ होमलैंडर, क्योंकि होमलैंडर उसके लिए बॉयफ्रेंड है एंड वो हर समय उसको बजाने के सपने देखता है। एंड वो इतना ज़्यादा ठरकी है होमलैंडर को लेके कि इवन उसकी पूरी गुड़िया भी इस समय, तुम समझ ही सकते हो। वो हाँ, यहाँ पे हमको पूरे बॉयज़ की कहानी डायरेक्टली ना दिखा के थोड़ी बहुत टेरर के पीओवी से दिखाई जाती है कि कैसे जैसे जैसे वो घूमता है अलग अलग कैरेक्टर्स की बातें सुनते हैं, एंड देन वी ऑल्सो सी देम। तो हाँ, यहाँ पे हम स्टारलाइट किमिको को देखते हैं कि कैसे उनके रिलेशनशिप में भी चीज़ें ऊपर नीचे हैं। एंड देन जब टेरर सीधे एमएम और बुचर के पास जाता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले एमएम का अपना खुद का प्लान है एंड बुचर कुछ फ्रेंची के साथ मिलकर बनाने के प्लान में है। एंड ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ वायरस से तो रिलेटेड होगा ही, बट देन हम एमएम को देखते हैं जिसका अब मोटिव क्लियर है। ही क्लियरली हैज़ नथिंग टू लूज राइट नाउ, क्योंकि सही में वो मानता है कि जो उसकी वाइफ और बेटी हैं वो उसके बिना ही ठीक है एंड काफ़ी ज़्यादा सेफ है। एंड कहीं ना कहीं अब वो लिटरली पूरा रेडी है खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए ताकि होमलैंडर को मारा जा सके। एंड इवन अब तो उससे ज़्यादा बड़ा मोटिव उसका सोल्जर बॉय का है, क्योंकि उसका मानना ये था कि सोल्जर बॉय ने मेरे साथ सारी उल्टी चीज़ें करी एंड येट ही वॉज द वन जिसको इमॉर्टल होने की एबिलिटी मिली। सो यप, कहीं ना कहीं उसका ये पूरी बात भी कहनी ठीक थी। बट देन टेरर फ्रेंची के पास जाता है एंड देन हमको फ्रेंची का भी पीओवी समझ आता है कि कैसे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है किमिको को एक नॉर्मल लाइफ ना देने पाने की वजह से। एंड यहाँ पे हम एज ऑडियंस समझ पाते हैं कि कैसे एमएम और फ्रेंची दोनों का आर्क इसी तरीके से सेटअप किया जा रहा है कि प्रोबेबली दोनों के दोनों अपने लव्ड वंस को उनकी लाइफ देने के लिए या फिर उनके बेहतर चीज़ के लिए खुद को सैक्रिफाइस करेंगे। एंड ऑब्वियसली ये सारे सटल हिंट सेंस तो बनाते ही हैं, क्योंकि अगर तुमने सारे टाइटल कार्ड्स को पढ़ा होगा देन वेल एंड गुड, तुमको पता है कि एपिसोड 7 में क्या हो सकता है। एंड अगर टाइटल कार्ड नहीं पढ़ा तो ऑब्वियसली तुम रेडी रहना जो भी होने वाला होगा। सो यप, इसके बाद टेरर अपना वापस से बुचर और ह्यूई के पास चला जाता है, जहाँ पे इन दोनों के बीच में एज यूजुअल वीवन को लेकर कॉन्वर्सेशन हो रही थी। यहाँ पे बुचर का स्टैंड क्लियर था कि वीवन मिलते ही वो उसको खत्म कर देगा, बिकॉज ही सिंपली डजंट वांट होमलैंडर टू हैव वीवन, ताकि वो इस पूरी दुनिया पे राज करे एंड सबको मार दे। लेकिन यहाँ पे ह्यूई का पॉइंट ये था कि हाँ चल, मान लिया कि तुझे वीवन डिस्ट्रॉय करना है, बट हम कुछ हिस्सा एनी और किमिको जैसे अच्छे सूप्स के लिए भी बचा के रखेंगे ताकि उस पूरे वायरस के चलते उनको कुछ इफेक्ट ना हो। एंड ये चीज़ बुचर अभी नहीं समझ रहा था, बट सून जब उसका जो कुत्ता है यानी टेरर वो चॉकलेट खा लेता है, एंड क्योंकि जो डॉग्स हैं उनके लिए चॉकलेट काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है, देन फाइनली उसको थोड़ी ह्यूई की बात समझ आती है, क्योंकि फाइनली उसके अंदर भी थोड़ा सा डर आया था टेरर को लेके जिसको वो पसंद करता था। एंड इसी पूरी रियलाइजेशन की वजह से वो ह्यूई की बात को मान लेता है कि हाँ ठीक है, जो भी हिस्सा वीवन का अगर इनको मिलता है उसमें से ये कुछ किमिको और एनी एंड बाकी अच्छे सूप्स के लिए बचा लेंगे। जिसको लेके जब ह्यूई पूछता है कि बुचर तेरे को नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली ही डजंट आंसर एनीथिंग, जिसका मीनिंग वापस से क्लियर है। एंड हम सब ऑडियंस जानते भी हैं कि बुचर भी इस सीजन में फाइनली मारा जाएगा, वो भी होमलैंडर को मारते हुए। सो यप, यही था पूरे टेरर का आर्क। एंड इवन दो ये बहुत ज्यादा स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा था, बट इसमें सटल हिंट्स हमको दिए गए हैं कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। एंड इवन दो अपने कॉमिक्स की तरह जहाँ पे टेरर के पास कंपाउंड वी था, यहाँ पे तो उसके पास नहीं है, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं बुचर की सॉफ्ट साइड के लिए यहाँ पे रखा जा रहा है। एंड यहाँ पे हमने पहली बार मेरे ख्याल से पूरे सीजन 5 में बुचर का ह्यूमेन एंगल देखा था, वरना इसके अलावा तो भाई वो लिटरली पत्थर दिल हो चुका था। सो या दैट वाज ऑल फॉर टेरर। बट देन आता है सिस्टर सेज का टाइटल कार्ड, एंड यहाँ पे हमको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पे पता चलता है कि वो असल में होमलैंडर के खिलाफ ही है एंड उसका हमेशा से प्लान ऐसा था ही नहीं। एंड आई मीन ये तो मैं काफ़ी टाइम से कहता आ रहा हूँ, मैं जानता था कि सिस्टर सेज कहीं ना कहीं अपनी ही अलग खिचड़ी पका रही थी बाय यूजिंग होमलैंडर। एंड यहाँ पे वो क्लियर भी हो जाता है जब वो एशली के पीछे वाले सर से बात करती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि असल में जो सिस्टर सेज है वो सोल्जर बॉय को काइंड ऑफ भड़का के आ गई थी या फिर पिंच चुबा के आ गई थी कि अगर तूने वीवन जल्दी नहीं ढूंढा तो होमलैंडर मॉडल बन जाएगा। एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं सोल्जर बॉय का भी दिमाग घूमा था। बट इवेंचुअली जब वो एशली से बात कर रही थी हमको समझ आता है, क्योंकि बचपन में जब उसको कंपाउंड वी से इंजेक्ट किया गया तो उसको लग रहा था कि यार मेरी तो काफी ज्यादा तारीफ होगी एंड मेरे घर वाले भी खुश होंगे, बट हुआ इसका उल्टा, क्योंकि उसके घर वालों के हिसाब से सेज की एबिलिटी सबसे बेकार थी, क्योंकि आई मीन वो क्या ही कर लेते सेज के दिमाग से। हालांकि ये बात अलग है कि हमने प्रीवियस सीजन्स में सुना था कि उसके पास इवन कैंसर बीमारी तक का इलाज था, बट ये चीज उसके घर वालों ने नहीं सोची। एंड इसी वजह से सेज को बचपन अपनी ग्रैंड मदर के पास रहना पड़ा। एंड यही रीजन था कि वो हमेशा से दुनिया से हेट करती थी, क्योंकि दुनिया कभी भी सेज को समझ ही नहीं पाई। एंड इसी वजह से हमको पता चलता है कि उसके जो दो फेज थे प्लान के, जिसमें फेज 1 था होमलैंडर को काइंड ऑफ वर्ल्ड का पूरा राजा बना देना, फेज 2 पूरे वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन है। यानी हम समझ पाते हैं कि कैसे फेज 2 में जब जो पूरा वायरस है वो सारे के सारे सोप्स के ऊपर छोड़ दिया जाएगा एंड होमलैंडर को पता चलेगा कि ये सारे ह्यूमंस ने ही बनाया है। एक ह्यूमन वर्सेस सूप्स का वर्ल्ड वॉर होगा जिसको वो खुद एंजॉय करते हुए
हुए देखेगी पीसफुली। एंड ये पीस वाला एंगल मेक सेंस, क्योंकि असल में उसका जो पूरा बचपन है थ्रू आउट दिस टाइम, इवन जब अपना होमलैंडर जिंदा है, सबके सब उसके पीछे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि शी हैज द बेस्ट ब्रेन इन द वर्ल्ड। एंड फाइनली जब दुनिया तबाह हो रही होगी, उसके पास सबसे ज्यादा पीस होगा, जिसकी वो हमेशा से बचपन से डिमांड करती थी। सो इस पूरी चीज को सुन के एशली भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, एंड इवन उसके जो पीछे वाली एशली थी वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड थी। तो हाँ, कहीं ना कहीं वापस से एक और चीज सेटअप कर दी गई है कि क्या जो अपनी एशली है वो इस पूरे प्लान को जानने के बाद सेज को बिट्रे करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो होमलैंडर से उसकी फटती तो है, बट एट द सेम टाइम जो अपनी सेज का प्लान है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक है। तो हाँ, ये देखना जरूर होगा कि क्या वो होमलैंडर के साथ मिलेगी जिससे उसकी काफी ज्यादा फटती है, या फिर वो इस पूरे सेज के डिस्ट्रक्शन वाले प्लान में साथ देगी। एंड देन फाइनली इतना इंतजार करने के बाद हमको सोल्जर बॉय का सेगमेंट देखने को मिलता है। एंड हम देखते हैं कि असल में जो सोल्जर बॉय है वो होमलैंडर के चेहरे पे देख पाता है कि कैसे स्टैन एडगर के उसके पास होने के बाद भी वो उससे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा पाया। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे इन दोनों के बीच में वापस से वही पूरे तानेबाजी वाली चीज होती है कि कैसे होमलैंडर को पता है सोल्जर बॉय नहीं चाहता कि उसको वी1 मिले, बट स्टिल सोल्जर बॉय होमलैंडर को मना लेता है कि बस तू मुझे 1 घंटा दे, मैं स्टैन एडगर से सारी चीजें उगलवा लूंगा। एंड एज यूजुअल जैसे ही स्टैन एडगर हमको दिखाया जाता है, वी कैन फील हिज ऑरा, मतलब भाई बंदा सही में चैड है। एंड हम देखते हैं कि इवन दो जैसे ये दोनों घुस रहे थे, विच आई बिलीव आर द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो करेंटली इन दिस यूनिवर्स, स्टैन एडगर को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी इन दोनों की बड़ी भयंकर करके बेइज्जती करता है। बट स्टिल क्योंकि सोल्जर बॉय ने अपना होमवर्क कर रखा था, वो उसको बताता है कि मुझे समीर और जोई का एड्रेस पता है, तो अगर तेरे को भी जरा सा भी वी1 के बारे में नॉलेज है तो इससे बेटर है कि तू मुझे बता दे, वरना ऑब्वियसली जोई और समीर को तो क्या हाल होगा यू नो। तो हाँ, कहीं ना कहीं स्टैन एडगर ये पूरी बात सुन के उसको बताता है कि कैसे जो एलए में मिस्टर मैराथन है वो हमेशा से वॉट की पूरी हिस्ट्री में इंटरेस्टेड था, सो डेफिनेटली ही माइट हैव समथिंग अबाउट वी1। एंड इसी वजह से हम समझ पाते हैं कि क्यों ये दोनों के दोनों लोग लॉस एंजलिस जा रहे थे, क्योंकि वहीं पे मिस्टर मैराथन रहता था, जो कि बेसिकली 7 का पहले मेंबर था, बट देन जब अपने ए ट्रेन ने उसकी जगह ले ली तो अब वो एक 3rd क्लास सुपर हीरो बन के रह गया। एंड इवन अब तो वो ट्रक भी सप्लाई करता है। खैर, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जो सुपर नेचुरल्स के फैन हैं उनके लिए यहाँ पे 2 बार रियूनियन हुआ। सबसे पहला तो यही विंचेस्टर ब्रदर्स का, एंड देन दूसरा रियूनियन हुआ जब अपने केमिकल वाले भाई साहब आए, ये भी अपने सुपर नेचुरल्स के ही पार्ट थे, तो इसी वजह से मैंने कहा 2 रियूनियन है। ऑल्दो यहाँ पे काफी सारे कैमियोज थे अपने फेमस राइटर्स और एक्टर्स के, एंड इवन कॉमेडियंस के, जैसे अपने कुमार नंजानी हो गए, अपना सेथ रोगन्स हो गया, विल फोर्ड एंड बाकी सारे लोग। सो ये काइंड ऑफ कैमियो की दुकान थी। एंड बेसिकली यहाँ पे हम पूरे हॉलीवुड का जो एक्टिविज्म वाला कल्चर चलता है उसी के ऊपर बात होते हुए देख रहे थे। एंड कहीं ना कहीं होमलैंडर इस पूरी बात से पक चुका था, क्योंकि ये लोग पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे थे। बट इन द वेज अपना होमलैंडर सोल्जर बॉय मिस्टर मैराथन को कन्फ्रंट करते हैं कि साले वी1 कहाँ पे है मुझे बता। एंड जब ये लोग उस पूरे रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पे सारी हिस्टोरिकल चीजें रखी हुई थी, यहाँ पे हम 2 इंपॉर्टेंट चीजें देख पाते हैं। पहली थी पीडीडी ऑयल, जो कि ऑब्वियसली पूरे करंट वर्ल्ड को लेके एक मीम था, बट देन आती है स्टॉर्म फ्रंट की फोटो, यानी अपने फ्रेडरिक वॉर्ड की पहली बीवी क्लैरा। एंड उसको देख के ऑब्वियसली वहां पे हमको वापस से सटल हिंट किया जाता है कि शी इज नन अदर देन द मदर ऑफ होमलैंडर। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे वॉर्ड राइजिंग को भी बार बार सेटअप किया ही जा रहा था कि इनके बीच में कुछ ना कुछ तो रोमांटिक एंगल था। एंड देखते हैं आगे क्या होता है। बट द वेज यहाँ पे अपना जो पूरा मिस्टर मैराथन है वो बताता है कि कैसे जो बॉम्ब साइट है जिसको पिछले एपिसोड में लेके रेफर किया गया था, उसी के पास वी1 है, एंड वो कुछ ही टाइम में यहाँ पे आ जाएगा। एंड इसी वजह से ये लोग नीचे मजे करने चले जाते हैं। बट सून वी रियलाइज कि असल में होमलैंडर इनकी बात से पक चुका था, इनकी बुराइयों से पक चुका था, एंड वो इनको सीधे धमकाने लगता है कि चिंता मत करो, एक बार मेरा काम हो जाने दो, मैं तुम सबको देख लूंगा। बट तभी वहां पे केमिकल वाला आदमी आके उसको बेहोश कर देता है। एंड देन हमको समझ आता है कि इनका असली प्लान क्या था। तो देखो, हम समझ पाते हैं कि क्योंकि होमलैंडर के पूरे चर्च वाले कल्चर के चलते काफी सारी चीजें लगातार बंद हो रही थी, एंड इवन इनके ड्रग बिजनेस और जितने भी लोगों का ये सप्लाई कराते थे उसमें काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा था। तो ये लोग चाहते थे कि सोल्जर बॉय के हेल्प से वो होमलैंडर को मार दे। बट चीजें यहाँ पे सरप्राइजिंग टर्न ले लेती हैं, क्योंकि इवन अपनी जो पूरी सिस्टर सेज थी उसने एशली से यही क्वेश्चन किया था, यानी जो पीछे वाली एशली थी, नॉट आगे वाली, कि कहीं ना कहीं वो सोल्जर बॉय का दिमाग पढ़ना चाहती थी कि वेदर वो सही में वी1 लेना भी चाहता है या नहीं, एंड कहीं वो अपने बेटे के प्रति सॉफ्ट तो नहीं हो गया। एंड ये चीज हम यहाँ पे क्लियरली देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सोल्जर बॉय है वो कहता है कि हाँ, मेरा बेटा जैसा भी हो,
है तो मेरा ही खून एंड इसलिए तुम लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं है उसके साथ कुछ भी करने का। एंड वो इसी वजह से केमिकल वाले को वही मार देता है एंड एक-एक करके वहाँ के सारे जो कैमियोज़ वाले लोग थे वो भी मारे जाते हैं। जिसमें ऑब्वियसली सबसे इंटरेस्टिंग डेथ इन्होंने पूरे शो के प्रोड्यूसर सेथ रोगन को ही दी थी। बट खैर एट द एंड हम काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से मिस्टर मैराथन को सोल्जर बॉय के हाथ तो चढ़ते हुए देखते हैं, क्योंकि वो लिटरली पूरे पी डीडी ऑयल पे फिसलता है एंड फाइनली उसके जब दोनों पैर तोड़ दिए जाते हैं, उसको टॉर्चर किया जाता है, ही रिवील्स कि बॉम्ब साइट के पास V1 है, बट वो नहीं जानता कि बॉम्ब साइट आखिर है कहाँ पे, क्योंकि उसकी पिछले 5 सालों से कभी उससे बात ही नहीं हुई। एंड देन तभी होमलैंडर क्योंकि होश में आ गया था, वो मिस्टर मैराथन को वहीं मार देता है, जिसको लेके होमलैंडर कहता है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या? एंड ऑब्वियसली यहाँ पे सोल्जर बॉय बहुत क्लियरली तो नहीं कहता कि क्योंकि तू मेरा बेटा था मैंने तुझे बचा लिया, बट ही सिंपली सेज कि मैंने तेरी हेल्प करी। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं बाप बेटे दोनों सेम पेज पे आ चुके हैं एंड इवन अपना जो सोल्जर बॉय है वो क्योंकि अपने बेटे को लेके गिल्ट फील कर रहा था, ही एक्सेप्ट कि वो फायर क्रैकर को क्रैक कर रहा था, लेकिन अब इस पूरी डील का एंड हो चुका है एंड इवन उसको पिलो टॉक्स भी पसंद नहीं, यानी जो फायर क्रैकर उसको पकाया करती थी। एंड यहीं से आता है पूरे एपिसोड का एंड, क्योंकि हम देखते हैं कि जो अपनी फायर क्रैकर है वो होमलैंडर के पास बात करने आई थी, बट होमलैंडर उसको पूरी उसकी बुराइयों के बारे में कन्फ्रंट करता है जो वो उसके डैड के साथ में सोते टाइम किया करती थी। एंड इसी वजह से क्योंकि जो होमलैंडर था वो काफी ज्यादा गुस्सा था, वो उसको पहले काफी नॉर्मल वार्निंग देता है कि देख अपना बोरिया बिस्तर पैक कर और यहाँ से चली जा, बट फायर क्रैकर को ये बात समझ नहीं आती। वो उसको समझाती है कि कैसे वो उसको हमेशा एक भगवान की तरह मानती है, द मोस्ट पावरफुल पर्सन मानती है एंड इवन वो उससे वही अटेंशन चाहती है जो उसे पहले मिला करती थी, क्योंकि शी सिंपली वर्शिप्स हिम। लेकिन ऑब्वियसली होमलैंडर को ये पूरी बात हजम नहीं होती एंड एज वी ऑल एक्सपेक्टेड यहाँ पे वो फायर क्रैकर का सर सीधे अपने ईगल के पंख में मार देता है एंड फायर क्रैकर यहीं पे मारी जाती है। एंड बाय द वे लेट मी टेल यू, अपने इस पूरे ईगल वाले स्टैचू को सटली हिंट किया गया था इसी पूरे एपिसोड में जब वो क्रैक हो रही थी, क्योंकि जहाँ पे एक साइड उसके बिस्तर पे फिजिकल एक्टिविटीज चल रही थी, दूसरी साइड यहाँ पे सेम ईगल स्टैचू रखा हुआ था। तो हाँ, काइंड ऑफ फोरशैडोइंग भी इस पूरी चीज को कह सकते हो। ईदर वेज ये पूरा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है एंड भले ही ये पूरे स्टोरी को बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कराता, बट श्योरली ये अपनी चीजों को धीमे धीमे सेटअप कर चुका है कि कैसे जो फ्रेंची बुचर का आर्क है वो कहीं ना कहीं खुद को सैक्रिफाइस करने के थ्रू होगा। होमलैंडर लिटरली पागलपन की तरफ बढ़ चुका है, जो इसके साथ साथ इवन अब सोल्जर बॉय भी उसी के सेम पेज पे है। एशली इस समय काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग पोजीशन पे है, वहीं दूसरी तरफ अपनी जो सिस्टर सेज है उसका मोटिव अब क्लियर हो चुका है। तो हाँ, डेफिनेटली अभी तो ऐसा फील नहीं हुआ कि ये कोई फिनाले का एपिसोड है, बट श्योरली ऐसा फील जरूर हो गया कि ये किसी बिगर इवेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हाँ, अगर तुम अपने आने वाले एपिसोड्स का ब्रेकडाउन मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना एंड कमेंट्स में मैं डेफिनेटली तुम्हारे ओपिनियन जानना चाहूंगा, बिकॉज आई ऑल्सो रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। बाकी तब तक के लिए सपोर्ट दिखाओ फटाफट, बिकॉज यू आर वॉचिंग द DS कट।